तो मैंने आपको दो काम दिए थे करने के लिए। पहला तो यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट वाली वेबसाइट है वहां से मैंने आपको अलग अलग निकाल कर दिखाया था। लाइक नेम जस्टिस के अलग आ रहे थे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट बहुत क्लीन नहीं था, बहुत ज़्यादा हमारा स्कैटर्ड था। तो उसको क्लीन करके प्रॉपर टेबल फॉर्म में अलाइन करके डेटा फ्रेम में लाना था। तो इन्होंने दिखाया, इनका हुआ एक का। बाकी किसी और ने कुछ अटेम्प्ट किया? हो गया आपका? दिखाओ, लाओ। तो आओ दिखाओ, बैठो। उसके बाद दूसरा काम दिया था मैंने, अमेजन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से सेम डेटा को स्क्रैप करके कंपेयर करना कि कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट इस समय बेस्ट प्राइस पे चल रहा है। तो वो तो कल कर दिया था मैंने। आपने जो किया वो दिखा दो। तो ये तो कल क्लास में नहीं करा था हमने। अच्छा, ठीक है। अब इसका लिस्ट बना लो, डेटा फ्रेम बना लो। और किसी ने कुछ कराओ कल वाले पार्ट पे। तो जिसने करा है, टाइम देना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे लगेंगे, तब होगा। आप सोचो 2 मिनट में हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। 2 से 3 घंटे अगर आप अपना फेसबुक व्हाट्सएप से निकाल कर दोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। आ जाओ। चलो, मेरा काम है बताना, करना ना करना आपका काम है। क्योंकि इसी बहाने भीड़ खत्म होती रहती है भाई। लास्ट राउंड तक जब पहुंचेगा बंदा तो बहुत पहुंच जाएंगे, तो कंपनी किस किस का इंटरव्यू लेगी। अब इसी बहाने शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं कि जो कर रहे हैं पहले उनको बढ़ा हुआ आगे, जो नहीं कर रहे हैं उनको चलो बाद में देखेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे आज। तो जब हमने स्टैट्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, तो उस समय आपको बताया गया था कि स्टैट्स के दो पार्ट होते हैं। एक होता है डेस्क्रिप्टिव, दूसरा हमारा होता है इन्फरेंशियल। डेस्क्रिप्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं। समराइज करते हैं का मतलब मीन मीडियन मोड, ग्रुप करना, पाइवोटिंग करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। ये सारी चीजें हमारा डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर आती हैं। डैशबोर्ड बनाना, रिपोर्ट बनाना, एक ग्राफिक्स वगैरह बनाना, ये सब आपका डेस्क्रिप्ट के अंदर आपका आता है। इन्फरेंशियल स्टैट्स का पर्पस होता है कि आपके पास एक डेटा है जो बहुत ज्यादा साइज में है, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि इस पूरे डेटा पर हम स्टडी कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई भी कंपनी एक वैक्सीन बना रही है। अब मुझे उस वैक्सीन का ट्रायल करना है कि वो कितनी इफेक्टिव होगी। उसके बाद हम वर्ल्ड लेवल पर वैक्सीन को लगाएंगे। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि 800 करोड़ लोगों पे ट्रायल कर लो। फिर ट्रायल कहाँ रहा, फिर तो लग गई सबको वैक्सीन, है ना। तो अब क्या करना है आपको, जो भी आपकी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से आप
अपने सैंपल को क्रिएट करो रैंडमली, या कोई भी तरीका अपना यूज करो सैंपल बनाने का, और उस सैंपल पे आप क्या करो, अपनी स्टडी करो, और इस सैंपल में जो फाइंडिंग्स आपने देखी उनको कंक्लूड कर दो पूरी पॉपुलेशन पे, कि भाई पूरी पॉपुलेशन के साथ भी यही होगा। ठीक है। तो जब आप इस तरह की स्टडी करते हैं तो वहां पर रोल आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फर इन्फर का मतलब होता है सैंपल पर जो डिसीजन हमने देखे हैं उनको कंक्लूड करना, उन्हीं को पॉपुलेशन पे अप्लाई करना इज कॉल्ड इन्फर करना। ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल हो गया वैक्सीन वाला, या मान लो कोई कंपनी हमारा क्लेम कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी मान लो कोई, वो ये क्लेम कर रही है कि हमारे जितने कस्टमर हैं और उनको जब भी जरूरत पड़ी पैसों की तो 10 दिन में हमने क्लेम दे दिया उनको। अब एक कंपनी के हजारों कस्टमर हैं जिन्होंने उससे इंश्योरेंस ले रखा है, अब मैं सबसे बात तो नहीं कर सकता जाके। तो मैंने क्या करा, उस कंपनी से कहा भी रैंडमली अपने कुछ कस्टमर का डेटा दे दो, उनसे पूछूंगा जाके, और फिर देखूंगा कि आप जो कह रहे हो वो सही है कि नहीं। अब इस तरह से मान लीजिए कोई कंपनी हमारा किसी प्रेमिसिस में आती है और वो ये देखना चाहती है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनकी क्या क्वालिटी है पढ़ने की। तो अब मैंने बोला कि हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं 10 में से 8 स्कोर के हैं। अब वो इस बात को कैसे टेस्ट करे, सबका टेस्ट तो ले नहीं सकते। तो रैंडमली उन्होंने कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करे, उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करे, जिसके बेस पर शायद वो कंक्लूड करेंगे कि हाँ बाकी स्टूडेंट भी ऐसे ही होते होंगे। तो जब कभी ऐसे सिनेरियो हमारे सामने आएंगे, वहां पर हर चीज एक बार क्या हो रही है, टोटल डेटा है जिसको पॉपुलेशन कह रहे हैं, उस पर स्टडी कर पाना पॉसिबल है नहीं। उसमें से एक रैंडम सैंपल निकाला, उस पर स्टडी करी, उसके ऊपर कंक्लूड कर दिया कि यही चीज पूरी पॉपुलेशन में हो गई। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। जैसे आपका इलेक्शन वाला भी इसी का हिस्सा है। आप वोट देकर आते हो, उसके बाद इलेक्शन का सर्वे का रिजल्ट आता है कि इस पार्टी को इतनी सीट्स मिल जाएंगी। तो वो सबसे थोड़ी पूछने जा रहे हैं जिन लोगों ने वोट डाला था, एक सैंपल साइज बनाते हैं, और उस सैंपल में जो लोग आएंगे उनसे पूछा गया आपने किस पार्टी को वोट दिया, और उनसे जो उन्होंने देखा उसी को उन्होंने पूरे जितने वोटर्स थे उनकी राय मान ली कि भाई सबने फिर ऐसे ही करा होगा। कई बार सर्वे सही आ जाता है, कई बार नहीं आता है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। चलो, तो अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कैसे हम कंक्लूड करते हैं सैंपल्स के बेस पर, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है ए, और एक और कंपनी है बी। मान लेते हैं दोनों कंपनी हेडेक की मेडिसिन बनाती हैं, सिर दर्द की मेडिसिन बनाती हैं। पहली कंपनी मान लो ये कह रही है कि हमारी टैबलेट से आपका जो हेडेक है वो मान लीजिए 20 मिनट में चला जाएगा। दूसरी कंपनी कह रही है हमारी टैबलेट से 15 मिनट में चला जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए, अब ये दोनों कंपनी अपने अपने क्लेम्स कह रही हैं कि देखो हमारी दवाई 20 मिनट में, और दूसरी कंपनी कह रही है हम उससे 5 मिनट और जल्दी कर देंगे सही है आपका। अब इस बात का एविडेंस कैसे, तो क्या करा गया, इन दोनों मेडिसिन को टेस्ट किया गया। कुछ लोग जिनके हेडेक हो रहा था उनको मेडिसिन ए दी गई, कुछ लोग जिनके हेडेक हो रहा था उनको मेडिसिन बी दी गई। अब हो सकता है किसी एक का रिकवरी टाइम 10 मिनट हो, किसी का 18 मिनट हो, किसी का 25 मिनट हो, किसी का 40 मिनट हो। तो जब सबका एवरेज रिकवरी टाइम निकाला गया तो 20 मिनट आ गया। इसी तरह से दूसरी मेडिसिन जब दी गई इन लोगों को, तो इन सबका जो रिकवरी टाइम था
उन सबका एवरेज निकाला गया तो 15 मिनट ही आया। लेकिन उसके बाद भी इस बात को कह पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि कंपनी बी की मेडिसिन ज्यादा अच्छी है। अभी सामने जो हमारी पिक्चर है, ये एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, एक ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेटा की है। लेकिन अगर किसी को स्टैट्स की नॉलेज है तो वो एग्री नहीं करेगा इस एविडेंस के ऊपर, मना कर देगा कि ये एविडेंस सही नहीं है। हो सकता है मेडिसिन बी और मेडिसिन ए दोनों सेम है, जबकि दोनों का एवरेज डिफरेंस दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। सर, अब क्या वजह हो सकती है? मतलब इसको आप डिनाई क्यों कर रहे हैं? तो इसको डिनाई करने की कुछ वजह मेरी क्या क्या हो सकती हैं। पहली वजह मेरी ये हो सकती है डिनाई करने की कि जो आपने इस ग्रुप में लोगों को रखा है, क्या एज ग्रुप थी उनकी? हो सकता है इसके अंदर जो लोग आए थे वो एज ग्रुप 10 to 30 के हों, और इसमें ज्यादातर लोग ओल्ड एज के हों। और हम जानते हैं ओल्ड एज में रिकवरी टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, और अर्ली एज में चीजें जल्दी हील हो जाती हैं। ऐसा हो सकता है इस ग्रुप में वो लोग आ गए हों जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। हो सकता है ये दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हों, पॉल्यूशन बहुत है। तो अब ये बातें दिमाग में आनी शुरू हो गई हमारी। तो कमाल हो सकता है मेडिसिन का ना हो। तो ये एविडेंस इसलिए माना नहीं जा रहा है। और और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमने कहा और प्रॉब्लम ये हो सकती है। देखो, अभी मैंने जो बात बोली, इसका आंसर क्या है पहले वो ले लेते हैं। इसका आंसर होगा रैंडम सैंपलिंग का टाइप। रैंडम सैंपलिंग का टाइप हमें स्ट्रेटिफाई वाला चाहिए होगा। स्ट्रेटिफाई का मतलब होता है कि पहले वाले ग्रुप में जो लोग आएंगे, जिस एज ग्रुप से बिलोंग करेंगे, उसी एज ग्रुप के लोग भी दूसरे ग्रुप में रखने होंगे आपको। जिस रीजन के लोग ग्रुप ए में आए हैं, उसी रीजन के कुछ लोग भी ग्रुप बी में रखने पड़ेंगे। तब ये हमारा टेस्ट सही हो पाएगा। तब जो आप कह रहे हैं ये हम सही चेक कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले मुझे कहा गया उसमें, अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे जो दोनों चीजें आ रही हैं ये अलग अलग आ रही हैं, लेकिन मेरे ब्रेन में क्वेश्चन आया कि ऐसा हो सकता है कि रीजन वाइज या और फैक्टर रहे हो, एज वाइज, इम्यूनिटी वाइज रहे हो। तो उसका आंसर क्या आया कि नहीं, हमने इन दोनों एज ग्रुप को स्ट्रेटिफाइड अप्रोच का यूज करके लगाया था। स्ट्रेटिफाइड अप्रोच का मतलब होता है कि इक्वल डिवीजन है। जिस रीजन के लोग यहां पर हैं उसी रीजन के लोग यहां पर हैं, जिस एज ग्रुप के यहां पर हैं उसी एज ग्रुप के यहां पर हैं। तो उसका जो काउंटर था वो दे दिया गया, और उसके बाद ये डिफरेंस आया है। हमने कहा मानोगे एविडेंस? हमने कहा नहीं, अभी भी नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं मानोगे? अब तो सब सही लग रहा है। अब तो आपने अपने क्वेश्चन खुद ही आंसर दे दिया। और सर्वे करते समय ये बात पहले ही लिख दी गई है कि हाँ, दोनों ग्रुप हमारा स्ट्रेटिफाइड मैनर में बनाए गए हैं। रीजन वाइज दोनों में सेम लोग हैं, एज वाइज दोनों में सेम लोग हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन कि अब क्यों नहीं मानोगे? हमने कहा अब इसलिए नहीं मानेंगे, ध्यान से समझना, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। पहले वाले ग्रुप में जो लोग थे उनका रिकवरी टाइम था 17, 18, 18, 19, 20, 21, 20, 18। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा लिख दिया है मैंने। दूसरे वाले ग्रुप में 5 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। आया कुछ कुछ डिफरेंस? मैं, हैंडराइटिंग सही नहीं है, मैं आपको बोलकर बता देता हूं। यहां पर इस ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन लो है। जितने लोग हैं सबका रिकवरी टाइम 17, 18, 19, 20, 21, 22 के आसपास है। दूसरे वाले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हाई है। किसी का 5 मिनट में सही हो गया है, किसी का 40 मिनट में सही हुआ है। अब पता नहीं दवाई क्या
वजह से ऐसा हुआ है या क्या रीजन रहा होगा। तो ये वाला फैक्टर भी तो कंसीडर करना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप एवरेज दिखा देने से ये नहीं कह सकते कि ये दवाई बढ़िया है। हमें वो एवरेज लाने वाली जो वैल्यूज हैं इंडिविजुअल, उनको भी देखना पड़ेगा, स्प्रेड ऑफ डेटा देखना पड़ेगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारे ग्रुप का, ग्रुप बी का। जो कंपनी क्लेम कर रही है कि मेरी दवाई बहुत अच्छी है, उसका रिकवरी टाइम का स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। ठीक है। तो अब जब हम इन सारे फैक्टर पे देखते हैं, तो यहां पर हमें क्या करने होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट करने चाहिए, जो अपने अंदर से स्टैंडर्ड डेविएशन, अदर और फैक्टर्स हैं जिनका यूज करते हैं। और उन टेस्ट में कुछ नामी गिरामी टेस्ट आते हैं। एक का नाम है टी टेस्ट, एक का नाम है जी टेस्ट या जेड टेस्ट कह लो, एक का नाम है अनोवा टेस्ट, एक का नाम होता है काई स्क्वायर टेस्ट। ये ऐसे 8-10 टेस्ट हैं, मैं बाकी सब लिख दूंगा नोट्स में। तो ये कुछ हमारे टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट के थ्रू आप जो कंपनीज कह रही हैं उनके क्लेम्स को चेक करते हैं। अगर ये टेस्ट कहते हैं नहीं, वो सही है, दोनों कंपनी की मेडिसिन में डिफरेंस है, वास्तव में दवाई की वजह से डिफरेंस है, तो ये टेस्ट से हमें एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा। अब सर आपने तो टेस्ट 4-5 लिख दिए और डॉट 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 में बता दिए 4-5 और भी होंगे, अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा टेस्ट लगाना है। अब ये तो जैसे आप डॉक्टर के पास गए, अब आपने कहा फीवर आ रहा है, अब डॉक्टर कैसे पता चलेगा मलेरिया का टेस्ट लिखूं इसको, या टाइफाइड का टेस्ट लिखूं, या कोविड का टेस्ट लिखूं इसे। तब ये तो डॉक्टर की नॉलेज है अपनी और आपके सिम्टम्स हैं। हर कोई डॉक्टर ना बन जाए ना तो फिर, और सबकी दवाई एक थोड़ी है, सबकी दवाई अलग अलग है, हम अपने आप ले लेते हैं अपनी दवाई। ठीक है। तो इसी तरह से जिस इंसान को जिस इंसान को इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होगी, वो डिसाइड कर सकता है बेस्ड ऑन डेटा, डेटा का नेचर क्या है, डेटा का नेचर देखकर, डेटा का नेचर, डेटा में सिम्टम्स क्या हैं, हैं कि कौन सा टेस्ट किस पर्पस के लिए किया जाता है। टेस्ट करना बड़ी बात नहीं है, हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, 2 लाइन में टेस्ट हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन डिसीजन मेकिंग कि कौन सा टेस्ट लेना है, जो दवाई डॉक्टर लिखेगा मार्केट में अवेलेबल है, आप खुद भी ले सकते हो, बट डिसाइड कैसा करा ये दवाई लेनी है, उसी के वो 800 रुपये ले लेता है अपना, है ना। तो अब यहीं पर अगर हम देखें, तो मैं कुछ एग्जाम्पल आसान आसान से दे देता हूं। मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में आप फोकस करिए, आपके पास 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। इसमें कुछ लोग हैं और इसमें कुछ लोग हैं, और ध्यान रखेंगे ये दोनों ग्रुप पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब कौन सा टेस्ट लगेगा अभी मैं नाम लेकर बताऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कंपनी, फिर से मेडिसिन वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लेम कर रही है कि आप हमारी मेडिसिन खाओ आपका आईक्यू बढ़ जाएगा। आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट कहलाता है। तो 10 में से 8 को तो फुल फॉर्म ही नहीं पता होती। इंटेलिजेंस कोशेंट, इंटेलिजेंस तो पता ही है, बौद्धिकता। ठीक है। तो सोच विचार करने की क्षमता, रीजनिंग करने की क्षमता, डिसीजन ले पाने की क्षमता को आईक्यू कहते हैं। तो आईक्यू का जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वर्ल्ड वाइड, वो न्यूमेरिक रेंज में सेट किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका आईक्यू रिजल्ट 140 प्लस आता है, तो इसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं, मतलब आप एक्सट्रीमली बढ़िया पोजीशन में है आईक्यू लेवल पर। और अगर आपका आईक्यू स्कोर 70 से बिलो आता है, तो कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं है आपके अंदर, है ना। तो ये आईक्यू के स्टैंडर्ड है। और अगर आपका आईक्यू स्कोर 100 के आसपास आता है, तो आप आम इंसान की तरह ही हैं, आपके पास कोई अलग सा कोई सोच विचार करने का अलग से कुछ नहीं है। तो
जनरली लोगों का आईक्यू जब चेक करा जाता है 100 के आसपास ही आ जाता है, मतलब नॉर्मल सी बात है। ठीक है सर, हमारा कितना आएगा? तो अपना आईक्यू टेस्ट अगर करना है घर जाके करना, बहुत सारी वेबसाइट हैं, वहां पे आप अपना आईक्यू टेस्ट कर सकते हो। तो एक वेबसाइट है IQTest.com। यहाँ पे जाके अपना, पहले इसको पढ़ लेना, इन्होंने जो लिखा है इंग्लिश में लिखा है, टाइम देना पड़ेगा पढ़ने में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए, इनको करते जाना। उसके बाद ही वेबसाइट आपको आपका स्कोर बना देगी। उसके बाद सोचना कि मैं कितनी कंपनी में बैठकर उसका प्लेसमेंट राउंड निकाल सकता हूँ। अपने देखो, जब तक आपको पता नहीं होगा मैं कितने पानी में हूं, आप किस डायरेक्शन में काम करोगे? अभी बस आप ये कह रहे हो प्लेसमेंट प्लेसमेंट, पहले ये तो देखो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, है ना। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मान लो आपका IQ स्कोर कम आया, और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे ना, उसके बाद जैसे ही फेसबुक चलाओगे, आपके फेसबुक में ऐड आने शुरू हो जाएंगे, ये मेडिसिन ले लो IQ बढ़ने की। इसके पीछे चलती है डेटा साइंस, रिकमेंडेशन। बहरहाल, अब अगर आपसे कहा जाए कि एक कंपनी आपको क्लेम करती है कि मेरी मेडिसिन आप खाओगे आपका IQ लेवल 5 से 10% बढ़ जाएगा। अपने काम की बात पर आ जाओ। एक कंपनी क्लेम करती है कि मेरी मेडिसिन आप एक महीने खाओ, आपका IQ लेवल 5 से 10% बढ़ जाएगा। 2 महीने खा लेना, 3 महीने खा लेना। अब हो सकता है आप शुरू कर दो अपना, उसका तो बिजनेस हो गया भाई, वो तो अपना बिजनेस कर रही है कंपनी। अब मुझे इस बात को टेस्ट करना है कि क्या वाकई में ऐसी कोई दवाई है कि उसको खाएं और IQ लेवल बढ़ जाए मेरा। तो अब किसी कंपनी का डेटा मेरे पास मान लो आ गया, कोई मेडिसिन बना रही है कंपनी, और वो क्लेम कर रही है कि हमने स्टडी करी थी। देखो क्या क्लेम कर रही है कंपनी, कि हमने एक ग्रुप बनाया कुछ लोगों का, किसी का IQ लेवल 95 था, किसी का 98 था, किसी का 100 था, जो भी था। हमने उनको एक टाइम तक मेडिसिन खिलाई। उसके बाद वो टाइम जब पूरा हो गया, तो फिर से उन लोगों का IQ टेस्ट हमने चेक करा, और हमने देखा कि जो इंडिविजुअल है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज IQ स्कोर, मान लो 10 लोग थे सर्वे में, तो इन 10 लोगों का एवरेज IQ स्कोर, किसी का 98, किसी का 95, किसी का 100, मान लो वो 100 आया, है ना, जो कि एक एवरेज है। और मेडिसिन के बाद सबका जो IQ स्कोर था वो जो भी रहा हमें नहीं पता, लेकिन हम एवरेज बता रहे हैं, एवरेज 105 आ गया। तो अब हम अपने एविडेंस में ये बता रहे हैं कि मेरी मेडिसिन इफेक्टिव है। अब जिस बंदे को इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आती है, वो बताएगा कि क्या मेडिसिन की वजह से ऐसा हुआ है, या इन लोगों ने अपने एंड पर प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी करी है। वही तो हो सकता है कि IQ बढ़ाने के लिए आपको कुछ रीजनिंग क्वेश्चन करने हैं, आप सुडोकू खेलो रील चलाने से अच्छा, आप कुछ पजल सॉल्व करो, शकुंतला देवी की बुक पढ़ना शुरू करो, हो सकता है आपने ये काम शुरू कर दे हो सकता है उसकी वजह से IQ लेवल अच्छा हो गया हो आपका। तो अब ये बात कहां से पता चलेगी? इन्फरेंशियल स्टेट्स में कुछ टेस्ट होंगे, जो मैंने आपको नाम लिखे 5 6 8, उन्हीं में से कोई टेस्ट होगा जो ये बात मुझे बता देगा कि ये दवाई का असर है या उन लोगों की अपने खुद के एफर्ट थे। ठीक है, तो अब पहले वाले एग्जाम्पल और इस वाले एग्जाम्पल में डेटा का नेचर ध्यान से समझना, क्योंकि टेस्ट कौन सा लगेगा यहां से डिसाइड होगा। पहले वाले एग्जाम्पल में जो दो ग्रुप थे, दोनों ग्रुप में लोग अलग अलग थे या सेम थे? अलग अलग। मेडिसिन ए जिन लोगों को दी गई वो अलग लोग थे, मेडिसिन बी जिन लोगों को दी गई वो अलग 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 ग्रुप थे। इसमें लोग अलग अलग है सेम है? समझ में आ रहा है? यानी कि टेस्ट जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि यहां पर बिफोर एंड आफ्टर वाली बात आ रही है। सेम ग्रुप है बिफोर, और उसके बाद कुछ करा गया देन आफ्टर।
ठीक है। चलो, अब जैसे अगर मैं ये कहूं आपसे कि इस क्लास में अभी जितने लोग आ रहे हैं, सबका मैंने कोई टेस्ट लिया पाइथन का और एक एवरेज नंबर आई। फिर मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, सबके मोबाइल क्लास के बाहर रखवा देते हैं 10 दिन तक। जितने बच्चे क्लास में आएंगे बिना मोबाइल के आएंगे, या फिर ऑनलाइन क्लास लो अपने घर जाके। ट्रायल को करके देखा। उसके बाद फिर उन लोगों का फिर से मैंने क्वेश्चन आंसर करा। अब मैं देख रहा हूं कि इफेक्ट पड़ रहा है। अब मुझे ये चेक करना है मेरी स्टडी सही गई है कि नहीं गई है। क्या ये जो चेंज आया स्टूडेंट में, क्या मोबाइल ना होने की वजह से आया है, या ये बाई चांस वाली बात है। क्योंकि देखो, ऐसा करना मुश्किल है कि सबको कह दो मोबाइल बाहर रख के आओ। मैंने क्या करा, कुछ 10 लोग सेलेक्ट करे बस। उन 10 लोगों पर मैंने पहले स्टडी करी, और उन्हीं 10 का मोबाइल मैंने हटवा दिया, और 1 महीने तक उनको बिना मोबाइल के क्लास में आने दिया। फिर उन्हीं 10 पर फिर से स्टडी करी, पूरी क्लास पे नहीं, ड्यूकेट में जितने स्टूडेंट आ रहे हैं सब पे नहीं करी मैंने। एक सैंपल ले लिया पहले मैंने, चेक करने के लिए कि ये इफेक्टिव है कि नहीं है। मैंने देखा कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अब फिर मेरे ब्रेन में ये भी बात आई कि सर जो 10 स्टूडेंट हैं, हो सकता है बाई चांस ये रिजल्ट अच्छा आ गया हो। जो 10 आपने सेलेक्ट करे, हो सकता है कि उन्होंने घर जाके पढ़ना ज्यादा शुरू कर दिया हो सकता है कि उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन और आ गया हो। तो पता नहीं मोबाइल का रीजन है या कोई और रीजन है। तो अब ये कैसे पता करोगे। हमने कहा इसी के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, टेस्ट। सेम कहानी, बिफोर एंड आफ्टर। समझ में आ रही है। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल चलता है मार्केट के अंदर। मान लीजिए कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं कॉलेज में, उनकी सैलरी चल रही है कुछ भी। अब किसी ने कहा यार पीएचडी कर लो, रिसर्च पेपर लिख दो, सैलरी बढ़ जाएगी। तो कुछ टीचर्स ने क्या करा, पीएचडी कर ली, कुछ रिसर्च पेपर लिख दिए, कुछ किताबें छाप ली, उसके बाद उनकी सैलरी बढ़ गई। हम ये चेक करना चाहते हैं, क्या वास्तव में पीएचडी करने से सैलरी का फर्क पड़ेगा। हो सकता है बाई चांस वाली बात हो सकता है कोई एक्सपीरियंस उनका बढ़ गया हो, इस वजह से सैलरी बढ़ गई हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर एंड आफ्टर जब भी कुछ आएगा तो टेस्ट अलग लगेगा। और जहां पर दो अलग अलग ग्रुप हैं, जहां पर दोनों ग्रुप में अलग अलग लोग हैं, बिफोर आफ्टर में क्या होता है, सेम लोग होते हैं। पहले भी और बाद में भी लोग अलग नहीं होते हैं, टाइम अलग होता है हमारा, तो टेस्ट अलग लगता है। तो अब मैं टेस्ट का नाम भी लिख देता हूं, क्योंकि जब पढ़ ही रहे हैं तो नाम भी लिखते चलते हैं। तो एक हमारे पास टेस्ट होता है जिसका नाम है टी टेस्ट। टी टेस्ट ये कहता है कि अगर दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, मैं सब लिख कर दे दूंगा, समझने की कोशिश करो बस। दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, मतलब मेडिसिन ए और मेडिसिन बी वाले, तो जो टेस्ट लगेगा वो लगेगा टी टेस्ट इंडिपेंडेंट। तो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है टी टेस्ट अंडरस्कोर इंडिपेंडेंट। प्रोग्रामेटिकली इस नाम का एक फंक्शन है। इस फंक्शन को दोनों ग्रुप का डेटा पास कर दो, और ये टेस्ट लगाकर आपको रिजल्ट वापस करेगा, जिसको मैं इंटरप्रेट करना सीखेंगे अभी। अगर आपका दो ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर वाले हैं, तो टी टेस्ट लगता है रिलेटेड वाला। टी टेस्ट अंडरस्कोर रिलेटेड नाम का एक फंक्शन होता है। रिलेटेड का मतलब है जो दो ग्रुप हैं वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, सेम ही लोग हैं, बस टाइम का डिफरेंस है बिफोर एंड आफ्टर वाले। ठीक है। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि सर मेरे पास ना 3 ग्रुप हैं, ए बी सी। अब इन 3 ग्रुप पर मुझे स्टडी करनी है, या 4 ग्रुप हैं डी ई एफ। हमने कहा अब टी टेस्ट नहीं चलता, अब चलता है एनोवा टेस्ट। तो एनोवा टेस्ट यूज करते हैं जब ग्रुप 2 से ज्यादा हो। जब ग्रुप 2 हैं तो टी टेस्ट का यूज करते हैं। टी टेस्ट कौन सा यूज करेंगे, मैंने कुछ एक आइडिया दिया बताने का। लेकिन जब ग्रुप 2 से ज्यादा होंगे तो टी टेस्ट नहीं लगता, फिर लगता है एनोवा टेस्ट। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फुल फॉर्म इसकी होती है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो डेटा है कैटेगोरिकल है।
कैटेगोरिकल डेटा का एग्जांपल टाइटैनिक डेटा सेट में आ जाओ। टाइटैनिक डेटा सेट में मुझसे कहा गया कि ज्यादातर सर्वाइवल के चांस फीमेल के हैं। अब मुझे टेस्ट करके ये बताना है कि ये ऐसा है या बाई चांस वाली बात है। हमें पता है, स्टडी हमने कर रखी है, ऐसा है ना। तो अब वहां पर ध्यान से देखो, सर्वाइव कॉलम है और एक जेंडर कॉलम है, दो ग्रुप हो गए। लेकिन इन दोनों में वैल्यू न्यूमेरिक नहीं है, इनमें वैल्यू कैसी है, कैटेगोरिकल। वैल्यू कैटेगोरिकल है। तो जब कैटेगोरिकल डेटा पे टेस्ट परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। अब आपको मैं एक आइडिया दे पा रहा हूं कि कई तरह के टेस्ट होते हैं। टेस्ट कौन सा लगाना है डिपेंड करेगा डेटा का नेचर क्या है। डेटा न्यूमेरिक है, डेटा कैटेगोरिकल है, कितने ग्रुप हैं, एक ग्रुप है, दो ग्रुप हैं, दो से ज्यादा ग्रुप हैं, इसके अलावा और क्या, एक ऐसा भी होता है, इसको पहचानते हो क्या? क्या है ये, पहाड़, दिल्ली वाला? और हाँ, थोड़ा सही से बना दिया। धनुष बना दे, धनुष बाण। और जो कहना चाहिए वही नहीं आ रहा दिमाग में, बाकी सब। हाँ, अरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई मेरे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट राइट तो ऐसे होते हैं ये और ये। इनकी बात कहाँ से आ गई अचानक से? क्योंकि कुछ टेस्ट ये हैं, वो कहते हैं हमें तभी लगाना है जब डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो दूसरे लगाना फिर। ठीक है। तो आई गेस आपको अब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव है किसी भी पॉपुलेशन के बारे में बताना बेस्ड ऑन सैंपल। जो सैंपल हमने कहां से निकाला है, उसी पॉपुलेशन से निकाला है। ठीक है। अब ऐसा करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं। जो टेस्ट, कितने ग्रुप हैं, डेटा का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं। चलो, अब मैं करते हुए चलता हूं। मोस्टली जो टेस्ट हैं वो पाइथन की एक लाइब्रेरी जो आज तक हमने कभी नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, साई पाई। साईपाई नाम की लाइब्रेरी, इसका नाम है साइंटिफिक पाइथन। फुल फॉर्म में अगर आप उसका कोई पूछ ले तो साइंटिफिक पाइथन। साईपाई लाइब्रेरी के अंदर जनरली आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के जितने भी ये फंक्शंस होते हैं वो आपको बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है। आपको मैनुअली कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ना कोई फार्मूले याद करने की जरूरत है। बस आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगाना है, फिर टेस्ट के रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है। तो इंटरप्रेट कैसे करना भी मैंने नहीं बताया है, तो मैं अभी कुछ करता हुआ चल रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो मैं दिखाता हुआ भी चल रहा हूँ और ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी सिर्फ उतना पढ़ना है जितना मैंने बताया है। लिखा मैंने बहुत कुछ है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की वो शाखा है जो पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करने में यूज होती है। कैसे? बेस्ड ऑन सैंपल डेटा टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है वहां से हमने डेटा निकाला, एक सैंपल लिया, उस सैंपल पे कुछ टेस्ट कंडक्ट करे, उन टेस्ट से जो रिजल्ट बना, उस रिजल्ट से हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को हम हाइपोथेसिस टेस्ट या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम दो बात ले, मेडिसिन ए ने कहा एवरेज रिकवरी टाइम मान लीजिए आपका 15 मिनट है, कोई भी एग्जांपल ले लो। बी ने कहा एवरेज रिकवरी टाइम 20 मिनट है। तो कंपनी ए क्लेम कर रही है कि ये हमारा फास्टर है, इसका मेडिसिन का इफेक्ट जल्दी होता है देन मेडिसिन बी। तो अब ये बताओ, दोनों के एवरेज रिकवरी टाइम सेम है या डिफरेंट है?
सर दिख रहा है डिफरेंट है, एक का 15 एक का 20 है, तो बस। हाइपोथेसिस दो होती हैं, एक का नाम रखते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये मानकर चलती है कि ये जो दो दवाइयों में डिफरेंस नजर आ रहा है, ये बाई चांस वाली बात है। ऐसा नहीं है कि दवाई में ही कुछ था ऐसा, बाई चांस वाली बात है कि ये डिफरेंस आया है। एक्चुअल में दोनों मेडिसिन में कोई डिफरेंस नहीं है। नल हाइपोथेसिस इस स्टेटमेंट को कहा जाता है। तो नल हाइपोथेसिस नथिंग, इट इज ए स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट ये कहता है कि आप जो दो ग्रुप के बारे में कंपैरिजन कर रहे थे, भले ही उनमें दिख रहा है एवरेज में कि डिफरेंस है, लेकिन अगर हम टेस्ट के थ्रू जाते हैं तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। दूसरी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये मान के चलती है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं वो सही है। मतलब कंपनी ए जो कह रही है वो सही है। मतलब आपका मेडिसिन ए जल्दी हमारा हमारा हील कर लेता है, ठीक है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ये वास्तव में सही है, बाई चांस वाली बात हमारी नहीं है। अच्छा, मैं एक शब्द यूज करने लगा, बाई चांस। इस शब्द को मुझे समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। मान लीजिए एक सीरीज हो रही है इंडिया की, चलो इंग्लैंड से मान लेते हैं। अब मान लो चार मैच होने हैं, चारों बार टॉस हुआ, अब मान लो चारों बार इंडिया जीत गई। तो अब मान लेते हैं, ऐसा हाइपोथेटिकल बात है, टॉपिक का नाम हाइपोथेसिस है, हाइपोथेटिकल बातें चल रही हैं सब, है ना। तो अब मान लेते हैं चारों बार इंडिया ने टॉस जीत लिया। अब कोई ये कह दे कि क्वाइन सही नहीं था, या ये बाई चांस की बात है। समझ में आ रही है? तो अब एक स्टेटमेंट ये है कि क्वाइन फेयर है, जस्ट बाई चांस है कि ऐसा हो गया। एक स्टेटमेंट है नहीं, बाई चांस नहीं है, क्वाइन अनफेयर है। समझ में आ रही है? इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगी? नल हाइपोथेसिस बोलेगी कि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये बाई चांस हो गया है, ठीक है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलेगी? नहीं, ये बाई चांस नहीं है, ये क्वाइन अनफेयर है। समझ में आ रही है कहानी? बाई चांस शब्द का मतलब क्या है हमारा, ये हमारी समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू आगे की बातें मैं और बताऊंगा। तभी मैंने सिर्फ ये बताया, नल हाइपोथेसिस इस बात को लेकर चलती है दो ग्रुप के रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कहती है नहीं, दोनों ग्रुप में जो डिफरेंस दिखाए जा रहे हैं वो डिफरेंस सही हैं, वो बाई चांस नहीं है, वो सही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। इनको भी नहीं पढ़वा रहा मैं, बाद में पढ़वाऊंगा। पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे समझ में कुछ आएगा। यही वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। मेडिसिन एक्स क्लेम्स टू बी बेटर देन मेडिसिन वाई, वही कहानी है सेम, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि 10 मिनट फास्टर है। मेडिसिन एक्स, मैंने ए मान लिया, आप बी मान लो, एक्स वाई मान लो। तो मेडिसिन एक्स बनाने वाली कंपनी कह रही है कि हमारा जो एवरेज टाइम होगा, वो मेडिसिन बाई बनाने वाली जो कंपनी है, 10 मिनट एवरेज हमारा टाइम फास्टर है। मतलब किसी पेशेंट पर हो सकता है 20 मिनट जल्दी असर कर गया हो, किसी में हो सकता है 2 मिनट में ही असर कर गया हो सकता है किसी में आधा घंटे बाद, बट एवरेज अगर हम देखें तो 10 मिनट फास्टर है हमारी मेडिसिन। क्या चेक करना है? हमें यह पता करना है कि वास्तव में ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंस है कि नहीं। सिग्निफिकेंस मतलब मेडिसिन की वजह से है या बाई चांस की वजह से है, हमें ये पता करना है। तो अब इसकी नल हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे? कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब मेडिसिन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बाई चांस वाली बात हो गई है कि आपकी कंपनी ए जो क्लेम कर रही है कि 10 मिनट का डिफरेंस आएगा, वो आ रहा है, मेडिसिन की वजह से नहीं आ रहा, बाई चांस की वजह से ऐसा आ रहा होगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कह रही है कि देयर इज अ डिफरेंस, मतलब दवाइयों में डिफरेंस है, कंपनी एक्स जो कह रही है वो बात सही है, ठीक है। अब मैं इसको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने कोड में आ जाते हैं। इसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप साथ साथ कर सकते हैं। तो फ्रॉम साइपाई, फ्रॉम स्टेट्स,
तो सबसे पहले हमने स्टैट्स साईपाई लाइब्रेरी के अंदर स्टैट्स नाम का एक मॉड्यूल होता है, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब 5 का ग्रुप है, छोटा ग्रुप लिया है बहुत मैंने। मेडिसिन एक्स जिन लोगों को दी गई, उनका रिकवरी टाइम पहले वाले पर्सन का 45 मिनट है, तो मान लो ये मिनट्स में है। दूसरे पर्सन का सिर दर्द 20 मिनट में दूर हो गया, तीसरे वाले का 50 मिनट में दूर हो गया, चौथे वाले का 10 मिनट में दूर हुआ, अगले वाले का 25 मिनट में। मेडिसिन भाई जिन जिन लोगों को दी गई वो अलग लोग थे, और हर किसी का इंडिविजुअल रिकवरी टाइम हमने नोट कर लिया। अब हमने क्या करा, इन दोनों का एवरेज रिकवरी टाइम पहले निकाल कर चेक करते हैं। एवरेज क्या कह रहा है पहले उसको देखते हैं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं numpy मॉड्यूल के लिए, numpy एज np। तो एवरेज निकाला पहले इस वाली लिस्ट का, तो np डॉट मीन मेडिसिन एक्स जिन लोगों ने ली थी उनका, कॉमा np डॉट मीन जिन लोगों ने मेडिसिन बाई ली थी उनका एवरेज रिकवरी टाइम। डिफरेंस तो आ रहा है सर। कंपनी ये इन्हीं आंकड़ों के साथ बाजार में आई है और अपने आप को यहां पर, सॉरी, कंपनी बी कह रही है बी का फास्ट हुआ है ना, 20 मिनट में दूर हो गया, इसका 30 में दूर हुआ है। तो हमारे वाले में जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी बाई वाली है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ये हम लेकर चल रहे हैं। पहले वाले का रिकवरी टाइम 30 है और दूसरे वाले का 20 है। तो कंपनी बाई वाली मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव है एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें क्या करना है, हमें इसको टेस्ट के थ्रू पता करना है। तो दो ग्रुप जब अलग अलग होते हैं और उनके एवरेज को हम चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टी टेस्ट इंडिपेंडेंट। तो कैसे करेंगे, जो साइपाई के अंदर स्टैट्स नाम का मॉड्यूल था, इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है टी टेस्ट इंडिपेंडेंट, टी टेस्ट अंडरस्कोर आई एन डी का साउंड है इंडिपेंडेंट। इसमें आपको क्या करना है, दोनों ग्रुप का डेटा पास करना है, मतलब दो बंडी एरे पास करने हैं। तो मेडिसिन एक्स जिन लोगों को दी गई थी उनका रिकवरी टाइम सबका अलग अलग, ये पास कर दिया, और ये इसको पास कर दिया। अब ये टेस्ट हमें दो वैल्यू वापस करता है। पहली वैल्यू कहलाती है टी स्टेट या टी वैल्यू, आप इसे कहते हैं। दूसरी वैल्यू कहलाती है पी वैल्यू। हमें पी वैल्यू को फोकस करना होता है। पी वैल्यू को हम इंटरप्रेट करते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। अब पी वैल्यू हमारी होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस बाय चांस। P value is the probability of this difference by chance। अब जरा इसका वैल्यू प्रिंट अभी नहीं करा रहा, समझने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंस है 30 और 20, रिकवरी टाइम 30 मिनट, रिकवरी टाइम 20 मिनट। अब ये जो डिफरेंस है ये बाई चांस है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इसको पी वैल्यू से इंटरप्रेट करेंगे। अब जरा मुझे बताओ, पी वैल्यू
अगर लो आती है तो क्या मीनिंग होगा इसका? पहले पढ़ लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये तुक्के से है, बाई चांस को आप तुक्का मान लो। हिंदी लिख लोगे ऐसे तुक्का? बहुत से लोग लिख भी नहीं पाएंगे। चलो, कभी कभी मेरी आदत पड़ जाती है, लिख लेते हैं। तो अब अगर पी वैल्यू मान लो लो आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ये तुक्के से आ गया होगा, ये बाई चांस आ गया होगा, इसकी संभावना कैसी है? बहुत कम है। मतलब ये हमारा जो रिजल्ट है ये हमारा सही है, जो डिफरेंस आ रहा है ये सही है। इसका मतलब कौन सी हाइपोथेसिस ट्रू मानी जाएगी? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू मानी जाएगी। यानी कि पी वैल्यू लो आना इस बात का साइन है कि आपका जो डिफरेंस एवरेज में बताया गया था वो स्टैटिस्टिकली सही है, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अगर पी वैल्यू हाई आई, पी वैल्यू अगर हाई आई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस है ये बाई चांस आया, इस बात की बहुत संभावना है कि बाई चांस है, यानी कि चारों मैच में इंडिया ने टॉस जीत लिया। इसका मतलब पी वैल्यू बहुत हाई आएगी, क्योंकि ये तुक्के वाली बात है, बाई चांस वाली बात आ गया। सिक्के में कोई दिक्कत नहीं है, सिक्का फेयर था, बाई चांस वाली बात थी, है ना? तो इसका मतलब पी वैल्यू अगर हाई आएगी तो हम बोलेंगे कौन सी हाइपोथेसिस सही है फिर हमारी? नल हाइपोथेसिस। मतलब ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये झूठा है, ये डिफरेंस स्टैट्स में फेल हो गया। सिर्फ ऊपर से डिफरेंस हो सकता है लेकिन स्टैट्स में आके ये फेल हो गया, और आपकी कंपनी जो क्लेम कर रही है क्लेम उसका फेल है। दोनों दवाइयों में कोई डिफरेंस नहीं है, भले ही एक का 30 एक का 20 आ रहा है लेकिन फिर भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब सर, लो और हाई की बाउंड्री, किस बाउंड्री पर आप हाई मानोगे, किस बाउंड्री पर आप लो मानोगे? तो वैसे तो ये कहा गया कि आप अपने रिक्वायरमेंट पे डिसाइड करो, लेकिन इन जनरल जो रूल दिया गया वो रूल ये दिया गया कि इफ पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू मानेंगे। तो 0.05 से भी अगर प्रोबेबिलिटी कम आ रही है बाई चांस वाली, इसका मतलब है कि वो डिफरेंस हमारा सही है। देर इज ए डिफरेंस, देर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। कंपनी क्लेम पास, कंपनी जो क्लेम कर रही है वो पास हो गया, मतलब कंपनी की दवाई जो बी वाली है उसकी इफेक्टिव है, डिफरेंस तो है दोनों में। ठीक है। अब क्लेम आप पास लिखो लिखो ना लिखो, काम की चीज है। एल्स देयर इज नो डिफरेंस। मैं शब्द यूज कर रहा हूं सिग्निफिकेंट, क्योंकि डिफरेंस तो है, दिख रहा है आंखों से, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। स्टैट्स के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस मान्य नहीं है। चलो देखते हैं अब कि क्या रिजल्ट आता है, और एक काम करते हैं, पी वैल्यू को प्रिंट करा के भी देखते हैं कि क्या ये होगी, और पता भी चल जाएगा कि क्या है। पी वैल्यू आई है 0.33, मतलब ये डिफरेंस बाई चांस है, इसकी संभावना 33% है, बहुत ज्यादा हो गई, है ना? इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस, मतलब जो कंपनी बाई है उसका क्लेम सही नहीं है। और ऐसा मुझे लग भी रहा था, ध्यान से देखो, इसका एक का 5 मिनट में सही हो गया और एक का 40 में सही हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर ये आसपास होते, 20 वाला का होता 18 21 22, तो शायद ये हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस माना जाता। यानी कि
हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को बिहाइंड द सीन कंसीडर किया गया होगा, इस बात को पता करने के लिए। तो अब यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा और अगर लिखना चाहो, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दैट मींस alternate hypothesis is true. That means null hypothesis is true. तो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दो बात होती हैं जो बोली गई हैं या कागज पे लिखी गई हैं। टेक्निकली उनको दो नाम दिए गए हैं। नल हाइपोथेसिस को ग्राफिकली, सिंबॉलिकली एच नॉट, और इसको एच ए रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार एग्जाम में कोई अगर एच नॉट और एच ए लिखा मिल जाए तो उसका मतलब एच नॉट का मतलब नल हाइपोथेसिस, और एच ए एक मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब देखो इसके पीछे बहुत बड़ी मैथमेटिक्स का कुछ कैलकुलेशंस हुई हैं। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें नहीं हूं, बट एक आइडिया आपको जरूर दूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर ये दोनों वैल्यू आई कैसे। एक बार टी स्टेट को ही प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ, और इसको भी। तो टी की वैल्यू जो आई है वो 1 पॉइंट समथिंग आई है, और पी की वैल्यू जो आई है वो दिस पॉइंट समथिंग आई है। तो अब सर ये वैल्यू निकालने के पीछे कोई फार्मूला जरूर होगा, फटाक से मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको मैं बिल्कुल रन नहीं करूंगा, घर जाके आप आराम से करना रन उसे। ये फार्मूला है हमारा, जो टी वैल्यू थी उसको निकालने का। टी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, और ये उसका मीन है। पहले ग्रुप का मीन, दूसरे ग्रुप का मीन, भाग कर रहे हैं किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन से। एस वन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। एस टू क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप। एन क्या है? सैंपल साइज। ये भी एक बात कही गई है कि जरूरी नहीं है कि दोनों स्टडी सेम साइज पे करी गई हो सकता है कोवैक्सीन 10,000 लोगों पर लगाई गई थी और कोविशील्ड 20,000 पे टेस्ट करी गई थी, ऐसा हो सकता है। यानी कि हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने यहाँ पर ये लेके चले हैं कि दोनों में 5-5 सैंपल हैं, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी के पास 8 सैंपल और किसी के पास 5 ही थे, ऐसा भी हो सकता है। बिहाइंड द सीन हमारा जो टेस्ट होते हैं, इन बातों को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आंसर दे रहा हूं उस क्वेश्चन का जो सामने वाला बोलेगा कि इस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप आंसर देंगे दो। पहला आंसर देंगे, ये वैल्यू जब निकाली गई है तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि सिर्फ एवरेज निकाला है आपने, और एवरेज निकालते समय स्टैंडर्ड डेविएशन कंसीडर नहीं करते। मुझे याद आ रहा है आज से 1 महीने पहले मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, शायद किसी के दिमाग में कहीं बच रह गया हो तो याद आ जाएगा आपको भी। S1 स्टूडेंट के मार्क्स आए 40, 60, 80। S2 स्टूडेंट के मार्क्स आए, सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं जो मैंने आपको क्लास में कराया था, 59, 60, 61। बताओ इसके एवरेज कितने आए? 60। इसके एवरेज कितने आए? 60। दोनों पढ़ने में एक जैसे होंगे? एवरेज से तो नहीं कह सकते, एवरेज तो इसके भी 60 है, एवरेज इसके भी 60 है। ये पहला वाला स्टूडेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, मतलब ये किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है और किसी सब्जेक्ट में बेकार है। ये जो स्टूडेंट है ये हर सब्जेक्ट में एक जैसा है। अगर मैं पहले वाले स्टूडेंट को हायर कर लूं और नौकरी पे ले जाऊं, अगर मैंने इससे वो काम करवाया जिसमें इसके 40 नंबर थे, तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। मैंने इससे वो काम कराया जिसमें इसके 80 नंबर थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। और अगर मैं इसको हायर करता हूं तो
सर कोई सा काम करा लो, सब में एक जैसे हो। और इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि समय के साथ अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसा लग रहा है पास्ट ट्रेंड से कि नई टेक्नोलॉजी को भी इसी तरह से सीख लेगा ये, क्योंकि सबको एक तरह से समझ रहा है ये। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये बंदा पसंद का है, जबकि इसके भी 60 नंबर है एवरेज और इसके भी 60 नंबर है एवरेज। ये बात आपने कैसे पता करी? स्टैंडर्ड डेविएशन से। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है और इसका कितना है हमारा 1 है। तो बस अब ये आपको मैनुअली निकालना पड़ा, देखना पड़ा। टेस्ट कह रहे हैं हम खुद ही निकाल कर अपना देख लेते हैं, और हमें ये बात इस फार्मूले से दिख भी रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का यूज करा जा रहा है, S1 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा रहा है, S2 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा रहा है, और दोनों का अपना अपना सैंपल साइज है। किसी का 8 हो सकता है, किसी का 5 भी हो सकता है। तो इसलिए हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी चाहिए। डायरेक्ट एवरेज पर हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला रीजन हो गया हमारा वेरिएंस। हमारे टेस्ट वेरिएंस कंसीडर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एक ही बात हमने कहा। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, या शब्दों में आप इसे कह सकते हो स्प्रेड, डेटा का फैलाव। हमारे जो टेस्ट होते हैं वो डेटा के फैलाव को भी कंसीडर करते हैं, जबकि एवरेज डेटा के फैलाव को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है। और दूसरा आंसर क्या था हमारा? सैंपल साइज। सैंपल साइज अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी का सैंपल साइज ज्यादा का हो सकता है, किसी का सैंपल साइज कम का भी हो सकता है। इस बात को भी कंसीडर करा जाता है टेस्ट के पीछे, है ना। तो अब बिहाइंड द सीन टी वैल्यू जब निकाली गई होगी तो इस फार्मूले का यूज करके निकाली गई होगी। अब टी वैल्यू का यूज करके पी वैल्यू निकाली जाती है। तो पी वैल्यू का फार्मूला हमारा टी वैल्यू से होकर गुजरता है। पी वैल्यू का फार्मूला होता है, अब जब हम ये वाला टेस्ट यूज करते हैं, इस वाले टेस्ट के लिए पी वैल्यू का फार्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई जो आपकी टी वैल्यू आई थी वो 1 - CDF कॉमा DF। ये फार्मूला होता है पी वैल्यू को निकालने का। ठीक है। अब इसके पीछे भी आप पाइथन की जो लाइब्रेरी है आप उसका यूज कर सकते हैं पी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। फार्मूला है, याद रटने वाली बात है, थोड़ा सा मैं निकल कर दिखा देता हूं। ये तो आ गया, टी का फार्मूला वही है जो हमने देखा। फार्मूले के टर्म आ गए, ये आपका पी वैल्यू का फार्मूला। अब इस फार्मूले में आपको कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी। टी वैल्यू तो निकाल ही लिया आपने, उसके बाद कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसको निकालने का भी ये फार्मूला है। ये है। तो कुल मिलाकर गुणा भाग करनी है और कुछ नहीं करना है। उन गुणा भाग को कर लोगे तो पी वैल्यू निकल के आ जाएगी। लास्ट कंक्लूजन क्या है? ये फंक्शन कह रहा है कि मैं अपने अंदर से सब कुछ वो जो आपने भी देखा कर करा के आपको दूंगा। आप बस क्या करो, उस इंटरप्रिटेशन को सीख लो, वो इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ठीक है। कभी भी किसी इंटरव्यू के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि टी वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कि टी वैल्यू का यूज कहाँ होता है पी वैल्यू निकालने में। पी वैल्यू का यूज क्या होता है? टेस्ट को इंटरप्रेट करने में। कैसे इंटरप्रेट करते हैं? जनरल रूल होता है, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, जनरल रूल होता है कि पी वैल्यू अगर लेस देन 0.05 आई है तो इसका मतलब है अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। जो डिफरेंस हमें बताया गया था, कंपनी जो क्लेम कर रही है कि मैं इससे बेटर हूं, वो बात सही है। ठीक है। और अगर पी वैल्यू हमारी 0.05 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब है कि जो डिफरेंस दिखाया जा रहा है वो बाई चांस वाली बात है, डेटा में कुछ नहीं है ऐसा, बाई चांस वाली बात है, डिफरेंस आ गया, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस ही आपकी ट्रू है।
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। टी वैल्यू का सिग्निफिकेंस, अगर इस फार्मूले को आप थोड़ा सा देखो तो शायद आप समझ जाओगे। लॉजिकली सोचना, पहले वाले का आया 30, दूसरे वाले का आया 20, अब बीच में आ रहा है माइनस, यानी कि ये संख्या हो गई हमारी 10। 10 को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो आगे जाके ये लेस देन 10 ही आएगा। भाई 10 को किसी संख्या से भाग कर रहे हो तो आगे जाके ये इतना ही आएगा। अब लॉजिकली सोचना, अगर ये 30 है और ये भी 30 है, मान लो दोनों 30 होते, तो आंख बंद करके टी के रिजल्ट क्या आ जाता? इसका मतलब क्या आता? इसका मतलब ये होता कि दोनों का जो एवरेज है वो कैसा आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, अब टी वैल्यू, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, फिर सोचो, ये 20 है पहला वाला और ये अगला वाला 30 है, टी की वैल्यू कैसे आएगी? अब इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, कैसे इंट्यूशन ले सकते हैं इसका? टी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है, यानी कि पॉजिटिव आ रही है, तो डिफरेंस है कि नहीं सिग्निफिकेंट, वो तो पी वैल्यू बताएगी। लेकिन वो डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस में कौन बड़ा है, कौन छोटा आया? इसका मतलब अब पहली वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू, इसका मतलब क्या है? दूसरी जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप हमारा कैसा है? लोअर है, वैल्यू में लोअर है, तभी तो पॉजिटिव आया है। अगर ये नेगेटिव आता, टी का रिजल्ट लेस देन जीरो आता, तो इसका मतलब क्या होता? जो पहला वाला ग्रुप है वो लोअर साइड पे चल रहा है, दूसरा वाला ग्रुप अपर साइड पे चल रहा है। तो टी का इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हो। ठीक है, और अगर टी टुवर्ड्स जीरो आ रहा है तो दोनों ग्रुप में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस की बात नहीं हो रही है, ना के बराबर डिफरेंस की बात हमारी हो रही है, बस ये एक इंट्यूशन है, टी वैल्यू का देखकर ले सकते हैं। दो फैक्टर, स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज। पूरा फार्मूला दो ही बातों पर टेका हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज। यही दोनों बातें इग्नोर हो जाती हैं कब? जब सिंपल एवरेज निकालते हैं। सिंपल एवरेज में दोनों बातें कंसीडर नहीं होती। ठीक है, बस यही और कुछ नहीं है। ठीक है, आउटर लेयर पर जो आपने समझा वही सही है। ठीक है, अब वापस आते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ। दूसरा टेस्ट हमारा है वो बिफोर और आफ्टर वाला। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि भाई सैलरी में पीएचडी करी तो कुछ डिफरेंस आ गया, जब पीएचडी नहीं करी थी तो सैलरी कम थी। या कोई ट्रेनिंग किसी चीज में करी हमने, हमारा रिएक्शन टाइम ट्रेनिंग के बाद बेटर हो गया, ट्रेनिंग से पहले हम रिएक्ट अच्छा नहीं कर पाते थे। या किसी कंपनी की सेल कोविड से पहले और कोविड के बाद कंपेयर करनी है, तो जहां भी बिफोर एंड आफ्टर का साइंस आ गया वो हमारा क्या कहलाएगा? पेयर्ड या डिपेंडेंट टी टेस्ट कहलाएगा। है ना, डिपेंडेंट, दोनों ग्रुप सेम है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। इफेक्ट ऑफ ए आईक्यू मेडिसिन बिफोर एंड आफ्टर ऑन सेम ग्रुप। चलो इस वाले को लेके चलते हैं, ये थ्योरी नोट्स में शेयर करूंगा, जो कोड है वो लिख रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये मैंने डेटा अपना बनाया, तो यहाँ पर बस लिखते चलता हूँ। ये हो गया हमारा टी टेस्ट इंडिपेंडेंट, और ये हम कर रहे हैं टी टेस्ट डिपेंडेंट। तो ये मान के चलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लोगों का सर्वे करा गया। ऐसे 10 लोग हमने क्लास में से लिए जिनका आईक्यू लेवल ये आया। फिर उन 10 लोगों को हमने, जो कंपनी आई मेडिसिन लेकर, उनके मेडिसिन खिलाई, उसके बताए गए
जो उसके रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो आया वो रिजल्ट ये है। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर ऐसे ही पहले जरा एवरेज निकाल के दिखाना। डिफरेंस तो आ रहा है। तो कंपनी ये डाटा लेकर हमारे पास आ गई और हमसे कह रही देखो हमारी दवाई खाओ। अभी आपने थोड़ी खाई है, आपका आईक्यू लेवल एवरेज 5 बढ़ गया है ना। तो अब आप मुझे जरा टेस्ट लगा के दिखाना कि ये बात सही है गलत है। फंक्शन में बता देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर फंक्शन का नाम था स्टैट्स डॉट टी टेस्ट इंडिपेंडेंट, ऐसे ही फंक्शन का नाम होगा स्टैट्स डॉट टी टेस्ट रिलेटेड। ये फंक्शन है। जरा करना बताना क्या निकला। क्या ये 0.06 सही है। इसका मतलब है कि कोई डिफरेंस आएगा नहीं फिर। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे चलाऊं कि यहाँ पर मैंने पास कर दिया बिफोर और ये पास कर दिया आफ्टर, और यहाँ पर टी स्टेट, टी वैल्यू, पी वैल्यू, फार्मूला वही है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। कोई दवाई में कोई दम नहीं है आपकी। जो 5% बढ़ गया है, लोगों की अपनी मेहनत हो सकती होगी, बट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ये आपका टेस्ट फेल हो गया। मतलब आप जो क्लेम करने आए हो वो सही नहीं है। अब ध्यान रखना, इसकी जो टी वैल्यू निकालने का फार्मूला है ये वो नहीं है जो अभी दिखाया था मैंने। इसका फार्मूला अलग है। इसका फार्मूला ये है। और देखो फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज पे काम किया जा रहा है। ठीक है। चलो तो ये फार्मूले मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोई नहीं पूछता, ये तो रटने और याद करने वाली बात है। और फिर टी वैल्यू से निकलती है पी वैल्यू। चलो अब अगला क्या चेक करना है हमारे लिए, वो देखते हैं। हाँ तो इसका नेगेटिव में इसलिए आ रहा है ना क्योंकि पहले वाले ग्रुप की वैल्यू लो है एवरेज, और दूसरे वाले की हाई है। तो आएगा ही। अब अगला वाला टेस्ट हमारा क्या है उसको देखते हैं। अगला वाला टेस्ट है कि कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है और वो इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही है कि आपका जो भी इलाज में खर्चा हुआ है, आप सारे दवाइयों के बिल, डॉक्टर के बिल सब हमें दे दो, हम 10 दिन में आपको आपका पैसा दे देते हैं। ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। कंपनी क्लेम कर रही है कि जो उसके इंश्योरेंस का क्लेम है उसका पैसा 10 दिन में हम कस्टमर को दे देते हैं। अब कंपनी अपना प्रमोशन में इस बात को बोल रही है। अब कैसे माने कंपनी की बात सही है गलत है? क्यों? क्योंकि कंपनी के बहुत सारे कस्टमर हैं, अब हर कस्टमर से ज्यादा की बात तो कर नहीं सकते। तुमने क्या करा,
कंपनी से कुछ रैंडम कस्टमर का डेटा ले लिया, जिनके जो पैसे थे कितने दिनों में कंपनी ने उन्हें दे दिए कस्टमर्स को, वो डेटा हमने ले लिया। मान लो ये हमारे पास क्लेम के डेज हो गए। अभी यहाँ पर आप मुझे ये बताओ कि इसमें ग्रुप कहाँ है दो? इसमें दो ग्रुप की तो बात ही नहीं हो रही। अभी तक क्या था, दो ग्रुप चल रहे थे, बिफोर आफ्टर, या फिर दो इंडिपेंडेंट। अब यहाँ दो ग्रुप तो है ही नहीं, तो इसमें कैसे टेस्ट करोगे? तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे टी टेस्ट हो रहे थे, इन टी टेस्ट को हम बोलते हैं टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल मतलब दो ग्रुप के साथ होने वाले। और अब जो टी टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं टी टेस्ट वन सैंपल। वन सैंपल मतलब एक ही ग्रुप है। अब जब एक ही ग्रुप है तो फिर टेस्ट क्या करोगे? हमने कहा देखो इस कहानी को दोबारा समझते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है एक्स, उसने अब तक 1,000 लोगों को अपना इंश्योरेंस बेचा हुआ है। अब उसने कहा कि इनमें से 500 लोगों का जो खर्चा आया था, बाकी 500 फिट हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी पैसों की। मान लेते हैं जिन 500 को पैसे की जरूरत पड़ी, उन 500 को हमने 10 दिन में पैसा लौटा दिया। अब मुझे इस बात को टेस्ट करना है, कंपनी सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। पॉपुलेशन कौन हो गया यहाँ पर? 500। 1,000 नहीं, 1,000 को तो उन्होंने सेल किया था। उन 1,000 में से जिनको पैसों की जरूरत पड़ी वो बस 500 ही थे। तो 500 हो गई पॉपुलेशन। अब इन 500 से जाके मैं पूछ नहीं रहा हूं, क्या करा मैंने, इन 500 से भी 10 लोग उठा लिए, और इन 10 लोगों से पूछा बताओ आपका पैसा कितने दिन में आ गया? पहला वाला बोला 9 दिन में आ गया, दूसरा बोला 11 दिन में आ गया, तीसरा बोला 10 दिन में आ गया। सबने अपने अपने आंसर दिए कि कितने कितने दिन में उनको उनका पैसा मिल गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज जरा निकालना, क्या आया एवरेज डे इन 10 कस्टमर के? क्या आए? 10 ही आए। कंपनी ये एविडेंस लेकर हमारे साथ आ गई, कह रही है देख लो, आपने जो 10 सैंपल सेलेक्ट करे थे, उनका एवरेज क्लेम 10 दिन में आ जाता है। अब बताओ, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये सच है कि झूठ है? मुझे इसका टेस्ट करना है। तो सर इस बार आपके पास एक ही ग्रुप है। इस ग्रुप को आपको टेस्ट करना है कि जो कंपनी बता रही है कि 10 दिन में आ जाता है, उस स्पेसिफिक वैल्यू से, ध्यान से सुनना। इस बार एक तरफ ग्रुप है और एक तरफ सिंगल वैल्यू है। सिंगल वैल्यू, दूसरा ग्रुप नहीं है, दूसरी तरफ सिंगल वैल्यू है। इस ग्रुप के एवरेज को इस सिंगल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, ना कि दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास स्टेट्स डॉट टी टेस्ट वन सैंपल नाम का फंक्शन है। अब टी टेस्ट वन सैंपल फंक्शन हमसे एक तो ग्रुप मांगेगा, बताओ दूसरा क्या मांगना चाहिए? वो सिंगल वैल्यू जिसके साथ इस ग्रुप का कंपेयर करना है ना? तो सिंगल वैल्यू क्या रखनी है हमें यहाँ पे? 10। कि भाई इसका एवरेज हमारा दिख रहा है 10 है, क्या वास्तव में वो 10 ही है? तो अब देखते हैं। तो यहां पर भाई टी स्टेट कॉमा बी वैल्यू। अच्छा सोच कर देखो, कॉमन सेंस लगाएंगे। मान लो यहां पर लिखा होता 19, यहां लिखा होता मान लो 18, यहां लिखा होता 20, यहां लिखा होता 22, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है सेम डे क्लेम पास, यहां लिखा है 1। तो सर बहुत ज्यादा डेविएशन हाई नहीं हो गया?
किसी का 20 दिन में पास हो रहा है, किसी का सेम डे पास हो रहा है। मतलब कंपनी का क्लेम में कुछ तो दिक्कत लग रही है ना। तो ये कुछ ना कुछ डेटा में ऐसा नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि डेटा में तब नजर आता है जब लगभग सब लोगों का क्लेम ऐसा ही पास हो रहा हो, डेटा का डेविएशन कम हो। अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा टी टेस्ट वन सैंपल डेविएशन के अकॉर्डिंग ही हमें बताएगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल था हम उसी के साथ चलते हैं। यही था ना हमारा। ठीक है। तो अब हमें लग तो रहा है कंपनी सच बोल रही होगी, क्योंकि सबका 8 9 10, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है, एक का 13 गया है बस, और मिनिमम में 8 गया है। बस दो ही हैं ऐसे, बाकी तो सब वही हैं जो कंपनी क्लेम कर रही है, उतने दिन में सबका मिल गया है। चलो देखते हैं फिर भी कहानी क्या निकलती है। बाकी का सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है, कंपनी सही बोल रही है। अब जरा एक बार अपने आप से करके देखना इसको, ट्राई करके वैल्यू बढ़ा दो, 18 19 20, और दो तीन जगह वैल्यू छोटी कर दो, 0 1 0 कर दो। फिर जरा देखना, ऐसा सेटिंग करना। देखो कैसे अपने आप डेटा तैयार करोगे। सेटिंग ऐसी करना कि ये 10 ही आना चाहिए, जो एवरेज आए वो 10 ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा 10 आए कि स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हो, मतलब वैल्यू बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन फिर भी एवरेज 10 ही आना चाहिए। ऐसी सेटिंग। एवरेज 10 आ रहा था चेंज करने के बाद। 10 पॉइंट मतलब 11 मान के देख लो। कितनी वैल्यू बड़ी छोटी रखी है? हाँ, और वहां पर जो पास करा है वो 10.5 ही करा है ना, फिर या 10 करा है? 10.5 जो एवरेज आया है वो पास करो। चलो हो सकता है डेटा का साइज छोटा हो थोड़ा, सैंपल 10 की जगह 12 15 करके देखना एक बार। इसको अपने लिए घर पे करके देखना कि सैंपल साइज 10 की जगह 15 20 करना। ऐसा करना कि एवरेज जो आप चेक करना चाहते हो वो रख लो, और डेविएशन हाई रहे, तो शायद ये क्लेम फेल हो जाएगा। मतलब कंपनी जो क्लेम कर रही है वो झूठ बोल रही है, ऐसा होता नहीं है, बाई चांस कुछ लोगों का हो गया होगा। ठीक है। चलो
एक बार इसको अपने एंड पर ट्राई करके देखना, मतलब आ जाता है। लास्ट बैच में कई बार करके देखा था। डिफरेंस आ रहा है? किस डेटा पर आया है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू आनी चाहिए, मतलब हाँ। तो कुछ ऐसा कि यहाँ पर जो एवरेज आ रहा है, उस एवरेज को मैंने यहाँ पास करा, और उसके बावजूद भी क्या रिजल्ट आया? अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू वाला आया। इसका मतलब कंपनी जो कह रही है वो सही नहीं कह रही है। कुछ लोगों का क्लेम ऑन टाइम आ गया होगा, ज्यादातर का ऑन टाइम नहीं आ रहा है। इसका मतलब फिर ये होगा, अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होती है तो इस वाले केस में मोस्टली अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू निकलेगी, मतलब रियल वर्ल्ड में अगर आप जाओगे तो। चलो ठीक है। तो एक और लास्ट आज का। अगर मेरे पास तीन ग्रुप हैं, तो तीन ग्रुप पर, या तीन से ज्यादा हैं, चार पांच छह सात आठ नौ दस, कितने भी कर लो, दो से ज्यादा होने चाहिए बस, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो से ज्यादा ग्रुप हैं, तो उसके लिए एनोवा टेस्ट यूज करते हैं। एनोवा की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इवन इसको आप, लोग तो ये कहते हैं कि भाई टू और मोर, मतलब टू को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, अगर दो ग्रुप भी होंगे तो भी अनोवा काम कर जाता है। बट लोग प्रेफर करते हैं कि भाई आपको तीन या तीन से ज्यादा के साथ ही इसको करना चाहिए, क्योंकि अनोवा वाले में बिफोर एंड आफ्टर वाला पॉइंट नहीं आता। तो अब पहले तीनों का एवरेज निकालते हैं। तीनों का एवरेज, जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स के एग्जाम दिए, फिजिक्स में लोगों के जो एवरेज मार्क्स आए, केमिस्ट्री में लोगों के एवरेज मार्क्स आए, और मैथ्स में लोगों के जो एवरेज मार्क्स आए हैं, 34 29 38 आए हैं। तो डिफरेंस हमें ग्रुप में बताया जा रहा है। तो हमें ये कहा जा रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अलग अलग है, तीनों में अलग अलग एवरेज मार्क्स आए हैं, और ज्यादा अच्छे मार्क्स आपके मैथ्स के स्टूडेंट्स के हैं। अब मुझे इसका एनोवा टेस्ट करना है। तो एनोवा टेस्ट करने के लिए वही सेम फंक्शन है हमारे पास। इसका जो फंक्शन होगा बिहाइंड द सीन काम करने का, टी वाला, वो अलग होगा। एक बार मैं देखकर आपको शेयर कर दूंगा। तो तीनों ग्रुप यहाँ पास कर दिए, बाकी सेम कहानी है, ठीक है। हम अपनी लैंग्वेज ही लिख रहे हैं, उसी को फॉलो करेंगे। देयर इज ए डिफरेंस, ऑल्टरनेट इज ट्रू। ये डिफरेंस सही है। ये स्टूडेंट्स हमारा अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं सब्जेक्ट में। अनोवा टेस्ट ये कहता है कि मान लो दो ग्रुप में सेम है, और तीसरे में डिफरेंस हुआ, तो भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू आएगी। अगर पांच ग्रुप हैं, चार सेम है, एक में डिफरेंस आया, तो भी डिफरेंस आएगा। तो अनोवा टेस्ट जब सारे ग्रुप में सिग्निफिकेंट मैनर में अगर सब कुछ सेम आया, तो नल हाइपोथेसिस ट्रू आएगी। और अगर किसी भी ग्रुप में सिग्निफिकेंट चेंज नजर आया, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ही आपकी ट्रू आएगी। तो अनोवा टेस्ट हमारा तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप करने के लिए यूज किया जा सकता है। चलो फिलहाल आज के लिए इतना। कल ऑफ रहेगा थर्सडे। फ्राइडे को क्लास का टाइम
थोड़ा सा चेंज है, 2:30 की बजाय 3 बजे तक आप आएंगे, 3, 3, 5 तक आ जाना। 2 से 3 मेरा एक सेशन होगा, ठीक है, तो 3 से क्लास हम करेंगे और उसमें खत्म हो जाएगा हमारा, कोई खास ज्यादा बचा नहीं है, जो काम की चीज थी वो आज पढ़ा दी मैंने। चलिए, तो फ्राइडे को मिलेंगे 3 बजे।